हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। और ये है एरिस्टोटल पे पार्ट 2 हमारे वीडियो का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थियरी ऑफ कॉज के बारे में। एरिस्टोटल ने स्टेट के बारे में क्या बोला है, वो स्टेट को कैसे देखते हैं, और फाइनली फंक्शंस क्या होते हैं स्टेट के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज क्या होती है स्टेट की। ये 3 टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं थियरी ऑफ कॉज के बारे में। कॉज का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन या रीजन। जब आप किसी फिनोमेना या एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या उसके होने के पीछे के रीजंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उसे कहते हैं थियरी ऑफ कॉज। एरिस्टोटल हमें बताते हैं कि 4 तरह के कॉजेज होते हैं। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे मन में कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ वाइज आते हैं। ठीक है, वाइज मतलब क्यों, क्यों कोई चीज हो रही है। तो इस ये वाई जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं, जिसको वो फॉर्मल कॉज, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम एक वुडन टेबल की कंस्ट्रक्शन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले फॉर्मल कॉज की बात करते हैं। फॉर्मल कॉज का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति, फैक्ट्री या कारपेंटर के दिमाग में सबसे पहली बार एक ऐसे टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया आया, जब उसके दिमाग में आया कि हम इस तरह का, इस तरीके का दिखने वाला टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके 4 पैरों कुछ इस तरीके से दिखता हो, तो उस आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम फॉर्मल कॉज में काउंट करते हैं। फिर मटेरियल कॉज की बात करें तो किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इस पर्टिकुलर टेबल को बनाने में। जैसे यहाँ वुडन टेबल कहा जा रहा है, मतलब वुड का इस्तेमाल किया गया, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। मान लो मार्बल होता तो मार्बल, स्टोन होता तो स्टोन। तो मटेरियल कॉस्ट फिलहाल यहाँ क्या है, वुड। ठीक है। एफिशिएंट कॉस्ट का मतलब होता है कि शुरू से तो ये टेबल इस ऐसा दिखता नहीं होगा, कुछ वुड के लॉग्स होंगे, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े होंगे, पीसेस होंगे, जिनको कुछ कुछ मशीनों की मदद से, एक्स की मदद से काटा गया होगा, शेप दिया गया होगा। तो जिन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया होगा इस टेबल को शेप देने में, उसको हम कहेंगे एफिशिएंट कॉस्ट। ठीक है। फिर फाइनल कॉस्ट, ये तैयार हुआ टेबल जो हमारे सामने दिख रहा है, ये हम कहेंगे कि ये फाइनल कॉज है। ये फाइनल टेबल जो है वो हमारा फाइनल कॉज है। अब थियरी ऑफ कॉज को समझने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं और फिर आप उसके मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिंग है। मान लीजिए मेरे दिमाग में ऐसी एक रिंग का इमेज तैयार होता है कि मुझे ऐसी रिंग चाहिए, और मैंने इसका ऑर्डर प्लेस किया, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मल कॉज, जो इसका आइडिया मेरे दिमाग में आया। दूसरा हमारे पास मटीरियल कॉज में आ गया। मान लीजिए मुझे चाहिए गोल्ड का, ये गोल्ड की रिंग है और इसमें कुछ डायमंड्स भी होने चाहिए, तो मटीरियल कॉज हमारा क्या हो गया, गोल्ड एंड डायमंड हो गया। और फिर एफिशिएंट कॉज वो टूल्स या ऑब्जेक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिसके मदद से जो ज्वेलर होगा वो ऐसा शेप देगा, इसको तैयार करेगा, वो हमारे हो गए एफिशिएंट कॉज। और ये जो तैयार हुआ रिंग जब मुझे मिल जाएगा तो ये हो गया हमारा फाइनल कॉज। अब इसको आप कम से कम आप अपने से ट्राई करिए, 4-5 ऑब्जेक्ट सोचिए और उनके मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज को लिखने की कोशिश करिए। आपको अपने आप ये थियरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे जरूर इसका एग्जांपल दीजिएगा, अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन करिएगा और उसके चारों कॉज मुझे बताइएगा। ठीक है। आइए आप बात कर लेते हैं कि एरिस्टोटल के क्या व्यूज थे स्टेट को लेके, राज्य को लेके। तो जैसा कि आपने टीलियोलॉजिकल मेथड जब हमने पढ़ा था, एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि हर चीज का एक टिलोस होता है, एक एंड होता है, एक गोल होता है। तो उसी तरीके से फैमिली का जो एंड होता है या गोल होता है वो होता है स्टेट बनना। ठीक है। फैमिली ह्यूमन बीइंग के फिजिकल नीड्स और इमोशनल नीड्स को फुलफिल करती है। इसका मेन काम होता है कि आगे लाइफ कंटिन्यूटी चलती रहे। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन होता रहे और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ आगे बढ़ती रहे। तो फैमिली का मेन काम ये होता है। विलेज होता है, जब कुछ फैमिलीज को मिला दे तो वो विलेज बन जाते हैं। विलेज का काम होता है कम्युनिटी लाइफ, सोशल लाइफ को प्रमोट करना। और सोशल लाइफ का ही जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। और पॉलिटिकल लाइफ का जो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, स्टेट है। स्टेट सबसे बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी मानी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले इंसान क्या करेगा, कम्युनिटी में रहना सीखेगा, फिर जाके वो अपने पॉलिटिकल लाइफ के लिए स्ट्राइव करता है, वो उसको मिलता है स्टेट के फॉर्म में। एरिस्टोटल का मानना है कि जो स्टेट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, मतलब वो समय के साथ खुद से तैयार होता है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, वो मैन मेड इंस्टीट्यूशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलेज जो है वो सोशल लाइफ को प्रमोट करता है, फैमिली जो है वो हमारे फिजिकल और इमोशनल नीड्स का टेक केयर करती है। तो विलेज के आने से जब सोशल या कम्युनिटी लाइफ एक इंसान की फुलफिल होती है तो उसका जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल लाइफ का। और मैन बाय नेचर, मतलब मैन जो है वो नेचुरली क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है। मतलब वो खुद ऐसा एक इंस्टीट्यूशन तलाशता है, एक ऐसी एंटिटी तलाशता है जो उसको ओवरऑल वेलफेयर दे सके, उसके वेलबींग का ध्यान रख सके। ठीक है। इसीलिए एरिस्टोटल ऑर्गेनिक स्टेट के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। फिलोसॉफिकली एरिस्टोटल का मानना है कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका एग्जांपल वो ये कहते हुए देते हैं कि होल इज मोर सिग्निफिकेंट देन इट्स पार्ट्स।
मतलब इसका हम दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला कि ह्यूमन बींग्स के जैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, आपके लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, नोज हो गया, चीक हो गया, अगर हम इसे अलग अलग रख दें तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब ये टुगेदर एक बॉडी के रूप में ऑर्गेनाइज होते हैं तब जाके इनका फंक्शन होता है। अगर आप यही ब्रेन को अलग करके रख दे, आईज अलग रख दे, लेग्स हैंड सब अलग रख दे, तो इनका कोई मतलब नहीं है। ये जब एक बॉडी के रूप में हमें दिखता है तो वो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आप ये सर्कल का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, ये एक शेप है सर्कल, अगर इसको हम हर तरफ से काट दें, ऐसे डिवाइड कर दें, तो क्या ये सर्कल रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सारे जब पार्ट्स एक तरह से फिट होंगे तब जाके ये सर्कल सर्कल बनेगा। इसीलिए होल इज मोर सिग्निफिकेंट देन इट्स पार्ट्स, ठीक है। जब एक पूरी चीज रहती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके पार्ट से, ठीक है। आप अलग अलग हाथ नाक सब रख दो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन जब वो मिलकर एक बॉडी बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, तो उनका मतलब होता है। उसी तरीके से सर्कल के पीसेस को अलग रख दो, या आप एक बॉटल के कैप को अलग रख दो, प्लास्टिक अलग करके रख दो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब वो साथ में एक बॉटल बन के तैयार होगा तो जाके उसका मतलब आएगा। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि स्टेट जो है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जब मिलते हैं तो जाके स्टेट बनता है। ये इंडिविजुअल्स अकेले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब ये स्टेट के फॉर्म में सामने आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लेकिन साइंटिफिकली, इंपीरिकली या क्रोनोलॉजिकली जो इंडिविजुअल है वो प्रायर है स्टेट से। मतलब पहले इंडिविजुअल आया होगा, ह्यूमंस आए होंगे, तब तो स्टेट बना होगा ना। स्टेट में तो कोई ह्यूमन पैदा हुआ नहीं था, तो इसीलिए अगर साइंटिफिकली देखें तो इंडिविजुअल्स पहले आए हैं, स्टेट बाद में आए। अब एरिस्टोटल का मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो नेचर होता है वो, उसमें एनिमलिस्टिक क्वालिटीज भी होते हैं, गॉड लाइक क्वालिटीज भी होते हैं। मतलब कुछ अच्छी क्वालिटीज भी होते हैं, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी होती हैं। एनिमलिस्टिक क्वालिटीज का मतलब है जो हमारे फिजिकल नीड्स है, जैसे खाना, सोना, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें। और गॉड लाइक क्वालिटीज मतलब जो हमारी मॉरल क्वालिटीज, वैल्यूज होते हैं, एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ये उनकी बात हो रही है। तो जो भी इंसान एब्सोल्यूट बीस्ट होगा या गॉड होगा, उसको तो स्टेट की जरूरत नहीं होगी। या तो कोई भगवान हो या राक्षस हो तो उसको स्टेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसमें किसी भी प्रपोर्शन में ये दोनों क्वालिटीज है, चाहे 30% एनिमल हो, 70% गॉड लाइक क्वालिटी हो, या 50% गॉड लाइक हो, 50% एनिमल हो, तो जो भी इस तरह के लोग हैं उनको स्टेट की जरूरत पड़नी ही पड़नी है, ठीक है। तो स्टेट क्या है? ह्यूमन लाइफ को प्रमोट करता है, ह्यूमन लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, और वो हार्मोनियस लिविंग देता है। लिविंग का मतलब होता है कि जस्ट आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप रह रहे हैं। लेकिन हार्मोनियस लिविंग का मतलब है कि जब आप एक खुशहाल, हैप्पी, ब्लिसफुल लाइफ जी रहे हैं, जस्ट लाइफ जी रहे हैं, गुड लाइफ जी रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि एक तरीके से आप एक हार्मोनियस और एक अच्छी लाइफ लीड करें। तो उसके लिए स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एरिस्टोटल का मानना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टेट के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या ड्यूटीज होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन में आप जान लीजिए कि स्टेट जो है अपने सिटीजन्स के ओवरऑल वेलबींग, ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, सोशल, हर तरह के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है स्टेट, ठीक है। अब एरिस्टोटल ने कुछ फंक्शंस बताए हैं, जैसे कि पहला, कंप्लीट फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन, और वो सोसाइटी में रह पाए बिना किसी फियर के। इंटेलेक्चुअल, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, उनको वोकेशनल स्किल्स दिए जाएं, उनको कहीं पे भी किसी तरीके की डिस्पैरिटी या डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े। और मॉरल डेवलपमेंट मतलब जब वो खुल के अपने अंदर के वर्च्यूज का ग्रोथ कर सके, अपने अच्छी जो क्वालिटीज है उनको बढ़ावा दे सके, उनको प्रैक्टिस कर सके, नर्चर कर सके, तो वो मॉरल डेवलपमेंट होता है। मॉरल डेवलपमेंट के एरिस्टोटल ने 3 तरीके भी बताए हैं। पहला है नेचर, ठीक है। नेचर का मतलब होता है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग बाय नेचर, मतलब बाय बर्थ, कुछ अच्छी क्वालिटीज लेके आता है, जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर होता है, कोई बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत बहुत काइंड होता है, तो वो जैसे उसका नेचर होता है बाय बर्थ। तो पहला तरीका वो है मॉरल डेवलपमेंट का। दूसरा तरीका वो बोलते हैं एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे कि आपने कुछ किया, ट्रायल और एरर मेथड से आप सीख रहे हैं, कुछ किया अच्छा तो आपको रिवॉर्ड मिला, आपने उसको आगे करना शुरू किया, उसको चेरिश करना, हार्नेस करना शुरू किया। कुछ गलत किया, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिला तो आपने उसको छोड़ दिया। तो रेनफोर्समेंट का तरीका, मतलब आपको एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज हो रहा है। तीसरा है रीजन, मतलब जब आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकल विजडम का इस्तेमाल करते हैं, इसको एरिस्टोटल फ्रोनेसिस कहते हैं, ठीक है। इसका स्पेलिंग है फ्रोनेसिस, ठीक। तो ये है प्रैक्टिकल विजडम, मतलब जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज के तहत कोई चीज सीखते हैं तो उससे आपका मॉरल डेवलपमेंट होता है। तो ये 3 तरीका है, पहला नेचर, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा रीजन। अब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट की है वो है सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, अपने सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, और उनके वेलफेयर, ग्रोथ का ध्यान देना। प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रॉपर फूड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो और अनाज आए ताकि सबको मिले, हर चीज़ों के लिए हमें बाहर बाहर दूसरे देशों पे डिपेंडेंट ना रहना हो। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड, एजुकेशन, सबको ज्ञान मिले, चाहे कोई कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे उसको वो सारी नॉलेज मिले। मिलिट्री ट्रेनिंग, मतलब एक मिलिट्री ट्रेनिंग सारे सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, ऐसा एरिस्टोटल का मानना है।
परफॉर्मिंग रिलीजियस, लीगल एंड जुडिशियल फंक्शंस, ठीक है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रिलीजियस फंक्शंस भी परफॉर्म करना जो है वो स्टेट का काम है, और लीगल और जुडिशियल तो हम आज भी देख रहे हैं सारे स्टेट्स करते हैं। जनरल वेलबींग ऑफ सिटीजन्स, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, टोटल जो डेवलपमेंट है ह्यूमन बींग का, सिटीजन का, उसके लिए स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ खत्म करते हैं एरिस्टोटल पे पार्ट 2 अपने डिस्कशन का। बहुत जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस और व्यूज बताइए। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।